पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वेंसडे ने गुडी के दिखाए बंगले को ढूंढ लिया था। वो गैरेट गेट्स का बंगला था। उसे वहां कई ऐसे सबूत मिल गए थे जो इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि राक्षस गेट्स बंगले से जुड़ा हुआ है। वेंसडे जेरिको में हड़कंप मचा रहे राक्षस के रहस्य के काफी करीब पहुंच चुकी थी, लेकिन ऐन वक्त पर राक्षस के आ जाने की वजह से उसे वहां से भागना पड़ा था। पर बाद में जब वेंसडे शेरिफ को लेकर बंगले में वापस लौटी तो वहां मौजूद सारे सबूत मिटा दिए गए थे। यहाँ तक कि जब मेयर को राक्षस के पीछे कौन है ये पता चला तब मेयर को भी रास्ते से हटा दिया गया। अगर आपने पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपको काफी मजा आएगा। इस एपिसोड की शुरुआत में जेरिको शहर के सभी लोग मेयर के फ्यूनरल में आए हुए थे। आज जोर की बारिश हो रही थी। वेंसडे का दिमाग अभी भी राक्षस के ख्यालों से भरा हुआ था। एक अनजान आदमी वेंसडे को पेड़ की आड़ में छिपकर देख रहा था। जैसे ही वेंसडे की नजर उस पर पड़ती है वो वहां से भागने लगता है। वेंसडे भी उसका पीछा करती है, लेकिन एकाएक वो आदमी वेंसडे की नजरों से ओझल हो जाता है। वेंसडे वो कहां गया ये देख ही रही होती है कि तभी पेड़ पर छिपकर बैठा वो आदमी वेंसडे की ओर कूदता है। वेंसडे भी काफी फुर्ती से अपनी तलवार से उस पर वार करने की कोशिश करती है, पर वो आदमी उसके वार को बड़ी आसानी से ब्लॉक कर उसे ही बिजली का झटका देता है। पर इसके बावजूद भी वेंसडे के चेहरे पर मुस्कुराहट उभर आती है। दरअसल ये आदमी और कोई नहीं बल्कि वेंसडे के पिता का भाई अंकल फेस्टर था। फेस्टर चोरी डकैत जैसे कई गलत काम कर चुका है, वही उसका पेशा है। अंकल फेस्टर और वेंसडे भावनिक तौर पर एक दूसरे के काफी करीब हैं, बावजूद इसके कि फेस्टर एडम्स फैमिली में लगा इकलौता दाग है। वैसे तो फेस्टर बोस्टन शहर जाने वाला था, लेकिन गोमेज ने उसे नेवरमोर में घटी भयावह घटनाओं के बारे में बताया था, इसलिए जाने से पहले वो वेंसडे से मिलने यहाँ आया है। फेस्टर वेंसडे से कहता है कि उसे छुपने के लिए कोई जगह चाहिए। वेंसडे उसे छुपने के लिए यूजीन के मधुमक्खियों की झोपड़ी देती है। फेस्टर वेंसडे से उस राक्षस की नस्ल पूछता है। वेंसडे उसे ज़ेवियर की बनाई तस्वीर दिखाती है। फेस्टर उसे बताता है कि ऐसे राक्षसों को हाइड कहा जाता है। वेंसडे उसे बताती है कि नेवरमोर की लाइब्रेरी इतनी बड़ी होने के बावजूद भी वहां ऐसी कोई किताब नहीं है जहां इस राक्षस का जिक्र हो। तब फेस्टर उसे बताता है कि कई सालों पहले जब गोमेज ने उसे नाइटशेड्स क्लब में छुपाया था तब उसे वहां एक छोटी सी तिजोरी दिखी थी। उसे लगा था कि उसके अंदर कोई पैसे या गहने होंगे। हालांकि तिजोरी खोलने पर उसे वहां एक डायरी मिली। वो नेवरमोर के फाउंडर नथेनियल फॉकनर की डायरी थी। नेवरमोर खोलने से पहले नथेनियल फॉकनर ने सारे आउटकास्ट्स की जानकारी इकट्ठा की थी। ये सारी जानकारी उसने उसकी डायरी में लिख रखी थी। ये सुनने के बाद वेंसडे फेस्टर को आज रात नाइटशेड्स क्लब की लाइब्रेरी में मिलने के लिए कहती है। साथ ही जाने से पहले वो उसे कहती है कि अगर पुलिस ने उसे यहाँ ढूंढ लिया तो उस पर जो इनाम है वो उसे अपने नाम करेगी, जिस पर फेस्टर भी मुस्कुराते हुए कहता है कि उसे भी उससे यही उम्मीद है। रात में जब वेंसडे सबसे छुपकर नाइटशेड्स लाइब्रेरी के अंदर जाती है, वहां वो अंकल फेस्टर को आवाज लगाती है, लेकिन उसकी आवाज सुनकर फेस्टर की जगह ज़ेवियर बाहर आता है। वेंसडे उससे पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। जवाब में ज़ेवियर उससे कहता है कि वो नाइटशेड्स क्लब का सदस्य है, इसलिए उसकी बजाय वेंसडे को ये बताना चाहिए कि वो यहाँ क्या कर रही है। वेंसडे कहती है कि वो राक्षस पर रिसर्च कर रही है। ज़ेवियर उसे कहता है कि उसने यहाँ की सारी किताबें छान ली हैं, लेकिन उसे यहाँ राक्षस पर लिखी कोई किताब नहीं मिली। जिस पर वेंसडे उस पर शक करने के अंदाज में कहती है कि उसके होते हुए वो किताब यहाँ हो भी कैसे सकती है। उसकी ये बात ज़ेवियर के दिल को चुभ जाती है। वो वेंसडे से कहता है कि उसे असली दोस्तों की पहचान नहीं है, क्योंकि वो तो पहले दिन से ही उसके साथ है। एक वही था जिसने रोबन से उसकी जान बचाई थी, साथ ही उसकी राक्षस वाली थ्योरीज पर भी यकीन किया था। इसके जवाब में वेंसडे उससे कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हमेशा जहां भी राक्षस होता है वहां कहीं ना कहीं से तुम भी पहुंच जाते हो। ज़ेवियर उससे पूछता है कि अगर वो राक्षस है तो उसने अब तक उसे क्यों नहीं मारा, जिस पर वेंसडे कहती है क्योंकि शायद वो उसे पसंद करता है। हालांकि ज़ेवियर तुम में पसंद करने जैसा है ही क्या कहकर वहां से चला जाता है। ज़ेवियर के जाते ही अचानक फेस्टर वहां आता है। इसके बाद फेस्टर उसे वो तिजोरी दिखाता है जो एक तस्वीर के पीछे छुपा कर रखी गई थी। थिंग उस तिजोरी को बड़ी आसानी से खोलता है और वेंसडे उसके अंदर रखी डायरी अपने पास रख लेती है। कमरे में पहुंचने के बाद वेंसडे और फेस्टर उस डायरी में हाइड की जानकारी ढूंढने लगते हैं। उस डायरी में हाइड के बारे में लिखा होता है कि हाइड शक्तिधारक इंसान आर्टिस्ट की भांति ही इंटेलिजेंट होता है, साथ ही वो काफी गुस्सैल भी होता है। कोई भी हाइड धारक इंसान शुरू से हाइड नहीं रहता। वो तब तक एक इंसान रहता है जब तक उसके अंदर के हाइड को रासायनिक प्रक्रिया से या हिप्नोसिस की मदद से जगाया नहीं जाता। हाइड उसे जगाने वाले इंसान यानी अपने मालिक से काफी वफादार रहता है और अपने मालिक के हर गलत काम में उसका साथ देता है। इससे ये बात साबित हो जाती है कि शहर में हो रही हत्याओं के पीछे एक नहीं बल्कि दो लोग हैं, राक्षस और उसका मालिक। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। दरवाजे से बॉटनी टीचर अंदर आती है। फेस्टर उसके अंदर आने से पहले ही कमरे में कहीं छुप गया था। इनिड ने स्कूल के बचे हुए सालों में एक दूसरी लड़की के साथ हॉस्टल में रहने के लिए प्रिंसिपल के पास अर्जी दी थी।
बॉटनी टीचर इनिड और वेंसडे के बीच सुलह कराने आई थी। वो उसे समझाते हुए कहती है कि इनिड और उसके बीच एक अनोखा बॉन्ड बन चुका था। हालांकि वेंसडे अपने ही रूखे अंदाज में उसे अकेले ही रहना पसंद है कहकर इस बातचीत को ही खत्म करती है। अंदर से वो भी जानती थी कि उसे इनिड से लगाव हो चुका था, लेकिन गुडी ने उसे अकेले रहने के लिए कहा था, इस वजह से वो ये सब कर रही थी। बॉटनी टीचर निराश होकर वहां से चली जाती है। अगली सुबह ज़ेवियर अपने आर्ट रूम के सामने मोबाइल पर किसी से बात कर रहा होता है। वो किसी को तुरंत मिलने के लिए कह रहा था। अचानक वेंसडे उसके सामने आती है और उससे पूछती है कि वो किससे बात कर रहा था, पर ज़ेवियर वेंसडे से पहले से गुस्सा था। वो उसे कोई भी जवाब दिए बगैर वहां से चला जाता है। फेस्टर ने ज़ेवियर की साइकिल पर ट्रैकर लगाया था। इसके बाद फेस्टर और वेंसडे दोनों फेस्टर के अनोखे स्कूटर पर सवार होकर उसका पीछा करने निकल पड़ते हैं। आगे ज़ेवियर साइकेट्रिस्ट से जाकर मिलता है और दोनों में कुछ बातचीत होती है। इसके बाद वो साइकेट्रिस्ट के साथ बैठकर कहीं चला जाता है। वेंसडे का ज़ेवियर ही हाइड है, ये शक और गहरा होता जा रहा था। वो तुरंत इस बात से प्रिंसिपल को आगाह करने उसके कैबिन में जाती है। हालांकि साइकेट्रिस्ट वहां पहले से ही मौजूद थी। वेंसडे अपने शक को यकीन में बदलने के लिए बातों ही बातों में साइकेट्रिस्ट से ये बात उगलवाती है कि उसे हिप्नोसिस भी आती है। साइकेट्रिस्ट को हिप्नोसिस आती है, ये बात सुनकर वेंसडे का शक यकीन में बदल जाता है कि हाइड राक्षस के पीछे ज़ेवियर और साइकेट्रिस्ट का ही हाथ है, क्योंकि हाइड को जगाने के एक तरीके में हिप्नोसिस भी शामिल है। कॉफी शॉप में वो यही बात फेस्टर के साथ डिस्कस कर रही होती है। तभी टाइलर वेंसडे को कॉफी देने आता है। वेंसडे उसकी जान पहचान अपने अंकल से करवाती है। टाइलर की नजर उस डायरी पर भी पड़ती है। वेंसडे उसे बताती है कि जेरिको में हड़कंप मचाने वाले राक्षस को हाइड कहा जाता है। टाइलर भी कहता है कि उस दिन जिसने उस पर हमला किया था वो ऐसा ही था। तभी शेरिफ वहां आता है। शेरिफ दोनों को साथ देखकर टाइलर को याद दिलाता है कि उसने उसे वेंसडे से दूर रहने के लिए कहा था। शेरिफ उसे एक पोस्टर चिपकाने के लिए देता है जिसमें एक वांटेड क्रिमिनल की तस्वीर होती है। वो वांटेड क्रिमिनल और कोई नहीं बल्कि अंकल फेस्टर है। शेरिफ टाइलर को बताता है कि फेस्टर ने एक बैंक लूटा है। वो टाइलर से पूछता है कि क्या उसने फेस्टर को कहीं देखा है। हालांकि टाइलर जानते हुए भी मना कर देता है। वेंसडे फेस्टर को बचाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करती है। टाइलर वेंसडे को उसके साथ डेट पर चलने के लिए कहता है। वेंसडे बहाना देकर मना करने की कोशिश करती है, पर टाइलर उसे याद दिलाता है कि पिछली बार वो उसकी वजह से राक्षस के चंगुल में फंस गया था। इस वजह से उसे इस बार उसके साथ डेट पर आना ही होगा। आखिरकार वेंसडे कर्ज चुकाने के लिए ही सही लेकिन डेट के लिए मान जाती है। टाइलर उसे रात 9 बजे क्रैकस्टोन की गुफा में आने के लिए कहता है। वेंसडे थिंग को डायरी की जिम्मेदारी सौंपती है और डेट के लिए क्रैकस्टोन की गुफा में जाती है। वहां पहुंचने के बाद वो टाइलर को साफ शब्दों में बताती है कि वो सिर्फ यहाँ उस दिन का कर्जा चुकाने आई है। टाइलर उसे एक गुलाब का फूल देता है और अपनी आंखें बंद करने के लिए कहता है। इसके बाद वो उसे गुफा के अंदर ले जाता है और उसे अपनी आंखें खोलने के लिए कहता है। टाइलर ने गुफा को काफी अच्छे से सजाया था। उसने वेंसडे की पसंद को ध्यान में रखते हुए एक हॉरर मूवी का भी इंतजाम किया था। दोनों साथ में मूवी देखते हैं। गुफा से थोड़ी ही दूर शेरिफ फेस्टर को ढूंढ रहा था और उसे वहां फेस्टर की बाइक मिल गई थी। वो बाकी पुलिस वालों को आसपास की जगह अच्छे से छानबीन करने के लिए कहता है। गुफा में मूवी देखने के बाद टाइलर वेंसडे को अपने दिल की बात बताता है। हालांकि वेंसडे उसे आगाह करती है कि वो किसी की मोहब्बत तो क्या दोस्त बनने के लायक भी नहीं है, पर टाइलर उसकी बात को अनदेखा कर कहता है कि तुम चाहे कुछ भी कहो, मेरा फैसला नहीं बदलने वाला। वेंसडे भी उसे अंदर ही अंदर चाहने लगी थी। दोनों एक दूसरे को किस करने ही वाले होते हैं कि तभी शेरिफ दरवाजा खोलकर अंदर आता है। शेरिफ इन दोनों को गुफा में देखकर चौंक जाता है, लेकिन वह उन्हें जल्दी से वहां निकल जाने के लिए कहता है और खुद भी वहां से चला जाता है। वेंसडे के कमरे में एक भयावह दृश्य उसका इंतजार कर रहा था। कमरे में पहुंचने पर वो देखती है कि उसके कमरे का सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है। तभी खून की बूंदें टपकने की आवाज आती है। किसी ने थिंग को चाकू मारकर बेरहमी से दीवार पर लटकाया था। वो तेजी से थिंग को लेकर अंकल फेस्टर की तरफ भागती है। फेस्टर उसे बिजली के झटके देकर होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी थिंग हिल भी नहीं रहा था। और वेंसडे उसे कोशिश करते रहने के लिए कहती है। आखिरकार थिंग होश में आ जाता है। वेंसडे उससे पूछती है कि उसे चाकू किसने मारा। थिंग बताता है कि किसी ने उसे पीछे से चाकू मारा था, इस वजह से वो उसका चेहरा नहीं देख पाया। वेंसडे कसम खाती है कि जिसने भी थिंग के साथ ये सब किया है वो उसे छोड़ेगी नहीं। वेंसडे फेस्टर को शेरिफ उसे ढूंढ रहा है ये बात बताती है और जल्द से जल्द वहां से भाग जाने के लिए कहती है। नेवरमोर में पहुंचने के बाद वेंसडे ये सारी बात प्रिंसिपल को बताती है। साथ ही वो उसे बताती है कि किसी ने उसके कमरे से नथानियल फॉकनर की डायरी चुराई है। प्रिंसिपल चौंकते हुए उससे पूछती है कि वो डायरी तो नेवरमोर की गुप्त लाइब्रेरी में थी। प्रिंसिपल कैबिन में मौजूद बॉटनी टीचर को वहां से जाने के लिए कहती है। इसके बाद वो वेंसडे को बताती है कि नथानियल फॉकनर ने हाइड राक्षस पर सबसे ज्यादा रिसर्च की थी। वो ये जानना चाहते थे कि हाइड अंधाधुंध खून करते हैं या अपने पूरे होशो हवास में, लेकिन इससे पहले कि वो किसी नतीजे पर पहुंचते एक हाइड के हाथों ही वो मारे गए। और उन्हें उनकी रिसर्च को जारी रखने की कोशिश की, पर हाइड को काबू में करना काफी मुश्किल था।
इसलिए उन्होंने इस रिसर्च को बीच में ही बंद कर दिया और इसी के चलते 30 साल पहले हाइड को नेवरमोर से भी बैन कर दिया गया था। वेंसडे ये सुनकर हैरान थी कि जब प्रिंसिपल को हाइड के बारे में पता था तो उसने शेरिफ को इसके बारे में बताया क्यों नहीं। प्रिंसिपल कहती है कि ये सब उसने नेवरमोर को बचाने के लिए किया है, क्योंकि अगर ये बात सामने आ जाती तो शेरिफ नेवरमोर को बंद कर देता। प्रिंसिपल वेंसडे से कहती है कि अगर उसे किसी पर हाइड होने का शक है तो वो उसे तुरंत बताए। हालांकि वेंसडे उसे कुछ भी बताने से मना करती है और वहां से चली जाती है। अगले दिन जब वो स्कूल में होती है तब बियांका उसके पास आती है और बताती है कि उसे मेयर के खून के बारे में कुछ पता चला है। बियांका उसे नाइटशेड्स क्लब की गुप्त लाइब्रेरी में ले जाती है। वहां लूकस भी पहले से ही मौजूद था। लूकस वेंसडे के हाथों में कुछ कागज देता है और बताता है कि ये कागज उसने उसके पिता मेयर वॉकर के लैपटॉप से प्रिंट किए हैं। वो आगे बताता है कि मेयर किसी लॉरेल गेट्स को ढूंढ रहा था। ब्रिटिश पुलिस के मुताबिक लॉरेल गेट्स कई सालों पहले ही डूबने से मर गई थी। हालांकि उन्हें कभी उसकी लाश नहीं मिली। वेंसडे उन कागजों को देखती है। उसमें लिखा होता है कि गेट्स का बंगला 1 साल पहले एक 90 साल की बूढ़ी औरत ने खरीदा था। अचानक किसी अनजान वजह से उसकी मौत हो गई। मरने से पहले उसने अपनी जायदाद अपनी नर्स के नाम कर दी थी, जिसका नाम है टेरेसा एल्ग्लाओ। होशियार वेंसडे झट से पहचान जाती है कि टेरेसा एल्ग्लाओ नाम में जो लेटर्स हैं वही लेटर्स लॉरेल गेट्स में भी हैं। ये बात इस तरफ इशारा कर रही है कि नर्स ही लॉरेल गेट्स है। बियांका वेंसडे से पूछती है कि भला लॉरेल गेट्स ने अपना नाम बदलकर अपना ही बंगला क्यों खरीदा। वेंसडे उसे कहती है कि यकीनन वो उन सब से अपना बदला लेने आई है जिनकी वजह से उसका पूरा परिवार खत्म हो गया, जिसमें शामिल है मेयर, फोरेंसिक डॉक्टर, वेंसडे की फैमिली और पूरा नेवरमोर स्कूल। इसके बाद वेंसडे सीधे साइकेट्रिस्ट के पास जाती है। वेंसडे साइकेट्रिस्ट को वो छोटी पेटी देती है जो उसे गेट्स के बंगले में मिली थी और उससे उगलवाने की कोशिश करती है कि वही लॉरेल गेट्स है। हालांकि इसका कुछ फायदा नहीं होता। तब वेंसडे उस पर आरोप लगाती है कि वही लॉरेल गेट्स है और उस दिन उसी ने मेयर को अस्पताल में जाकर मारा था। वेंसडे आगे कहती है कि किसी साइकेट्रिस्ट के लिए अस्पताल में घुसकर यह सब करना काफी आसान है। वेंसडे उसे बताती है कि जब साइकेट्रिस्ट यूजीन से मिलने आई थी तब उसने साइकेट्रिस्ट के हाथ में वही फूल देखे थे जो वेंसडे को गेट्स के बंगले पर मिले थे। हालांकि साइकेट्रिस्ट इन सब आरोपों को झुठला देती है और उसे किसी पेशेंट से मिलने जाना है कहकर वहां से जाने लगती है। वेंसडे उसे रोकती है और कहती है कि वो जानती है कि साइकेट्रिस्ट जेवियर से मिलने जा रही है। वो ये भी जानती है कि उसी ने जेवियर के अंदर का हाइड राक्षस जगाया है। साइकेट्रिस्ट उसकी बातें सुनकर गुस्से से पागल हो जाती है। वेंसडे के जाते ही वो प्रिंसिपल को कॉल करती है और उसे वेंसडे की हरकतों के बारे में बताने लगती है। हालांकि तभी उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। वो देखने के लिए आगे बढ़ती है कि तभी हाइड उस पर हमला करता है। उसकी दर्दनाक चीखें फोन पर मौजूद प्रिंसिपल तक भी पहुंचती हैं। अगले सीन में प्रिंसिपल और वेंसडे अस्पताल के बाहर बैठे होते हैं। तभी शेरिफ आकर उन्हें यह खबर देता है कि साइकेट्रिस्ट जिंदा नहीं बच पाई। ये सुनते ही गुस्से से बिलबिलाती वेंसडे जेवियर का पर्दाफाश करने वहां से निकल पड़ती है। जब जेवियर अपने आर्ट रूम के अंदर जाता है तो वेंसडे को वहां पहले से मौजूद पाता है। वो उसे वो चाकू देती है जिससे थिंग को घायल किया गया था। जेवियर अपने बचाव में कहता है कि वो माने या न माने, लेकिन वो उसके कमरे में नहीं गया था। वेंसडे कहती है कि उसे उसकी एक पेंटिंग काफी पसंद आई और इतना कहकर वो एक पेंटिंग से पर्दा हटाती है। वो साइकेट्रिस्ट की पेंटिंग थी जिस पर हाइड के पंजे का निशान बना हुआ था। वेंसडे उसे और भी कुछ चीजें दिखाती है जो जेवियर की मेज पर रखी थी, जैसे यूजीन का चश्मा और इनहेलर, वेंसडे के छुपकर लिए हुए फोटोज और साथ ही साइकेट्रिस्ट का नेकलेस। वो चीजें देखकर जेवियर के चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं। इससे पहले कि वो अपने बचाव में कुछ कह पाता, शेरिफ पुलिस के साथ अंदर आता है और पुलिस जेवियर को गिरफ्तार कर अपने साथ ले जाती है। हालांकि जेवियर बार बार पुलिस और वेंसडे से कह रहा था कि उसे फंसाया गया है। जब वेंसडे अपने कमरे में वापस लौटती है तब उसे अपने कमरे में इनिड दिखती है। इनिड अपना सारा सामान लेकर वापस रहने आई थी। वेंसडे उसे वापस आने की वजह पूछती है। इनिड कहती है कि जब वो यहाँ नहीं थी तो किसी ने थिंग को चाकू मार दिया था, इसलिए तुम दोनों की देखभाल के लिए कोई तो चाहिए। इनिड फिर से पहले की तरह उन दोनों की जगह के बीच टेप लगाने के लिए टेप हाथ में लेती है, पर वेंसडे उसे टेप की जरूरत नहीं है कहकर उसे वापस रखने के लिए कहती है। इनिड कहती है कि उसमें और वेंसडे में कुछ तो है जिसने उसे वापस वेंसडे के पास आने पर मजबूर कर दिया। दोनों में फिर से सारी चीजें पहले की तरह हो जाती हैं। इनिड उससे टाइलर के बारे में पूछती है। इनिड को थिंग ने वेंसडे और टाइलर की डेट के बारे में बताया था। वेंसडे उसे कहती है कि पिछली बार किसी ने उनकी डेट को बीच में ही रोक दिया था। इनिड उसे बताती है कि आज टाइलर की लेट शिफ्ट है, इस वजह से वो आज उसके साथ वक्त बिताने जा सकती है। वेंसडे पिछली बार की अधूरी डेट को पूरी करने टाइलर के पास जाती है। टाइलर उससे पूछता है कि क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार है। वेंसडे का जवाब उसकी आंखों में साफ नजर आ रहा था। दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस करते हैं। तभी वेंसडे को एक विजन दिखता है। वो देखती है कि हाइड साइकेट्रिस्ट को मार रहा है और देखते ही देखते हाइड टाइलर में बदल जाता है।
ये देखकर वेंसडे के होश उड़ गए थे। वो टाइलर से बिना कुछ कहे वहां से भाग जाती है और यहीं पर ये एपिसोड समाप्त होता है।